नमस्कार मित्रों, कुरुक्षेत्र स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट की। तो आइए शुरू करते हैं। इरिगेशन की अगर हम बात करें तो इरिगेशन का मतलब होता है कि प्लांट्स को वाटर की कंट्रोल्ड अमाउंट में रेगुलर इंटरवल पर सप्लाई की जाए। हमको इरिगेशन की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि रेनफॉल बहुत अनसर्टेन और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से फार्मर्स को बहुत नुकसान होता है। तो अगर टाइमली इरिगेशन हो पाएगा तो उससे प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। अगर हम देखें तो पाएंगे कि इंडिया में टोटल एरेबल लैंड का 48% लैंड ही इरिगेटेड है और इसको इतना लेवल तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत रिमार्केबली बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। तो आइए जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह से गवर्नमेंट ने इरिगेशन पोटेंशियल को कंट्री में बढ़ाया। इसके कुछ फेजेस थे, तो बात करते हैं। 5 ईयर प्लान ने इरिगेशन को एक्सटेंड करने में काफ़ी हेल्प की थी। इंडिपेंडेंस के टाइम पर अराउंड 19% लैंड इरिगेटेड थी, जबकि उसी टाइम पर पाकिस्तान में 41% लैंड इरिगेटेड थी और इज़राइल में 36% लैंड इरिगेटेड थी। जबकि जापान की बात करें तो उस टाइम पे जापान में 52% लैंड इरिगेटेड थी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि इरिगेशन को बढ़ाया जाए। तो इसे काफ़ी तेज़ी से एक्सटेंड किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1997-98 तक अराउंड 46.5% लैंड इरिगेटेड हो गई। सबसे ज़्यादा इरिगेटेड लैंड पंजाब और हरियाणा में मिलती है, जैसे कि पंजाब में 73% और हरियाणा में 50% लैंड इरिगेटेड हो गई। उसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया गया। उन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के साथ साथ कुछ माइनर रिवर प्रोजेक्ट्स भी आए, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, जैसे कि माइनर रिवर प्रोजेक्ट्स में वेल्स, ट्यूबवेल्स, टैंक्स, पंप्स, हैंड पंप्स ये सब आ जाते हैं। अब इसकी मदद सबसे ज़्यादा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को हुई। 1974-75 के टाइम पे कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसने एक्चुअल इरिगेशन और उस इरिगेशन के यूज़ के बीच का जो गैप है उसे ख़त्म किया। इस प्रोग्राम ने फार्मर्स को सही क्रॉपिंग पैटर्न, लैंड लेवलिंग, इन सब से रिलेटेड ट्रेनिंग दी। उसके बाद इरिगेशन कमीशन ने वाटर के जुडिशियस यूज़, इरिगेशन के ऑप्टिमम यूज़ और वाटर कंजर्वेशन के काफ़ी सिद्धांत दिए। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ लॉन्च की। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी को सेटअप किया गया, जिसने प्रोग्राम लॉन्च किए, जैसे कि एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जिससे इरिगेशन पोटेंशियल को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। उसके बाद 2004-2005 के टाइम पे बहुत स्कीम्स आई, जिन्होंने वाटर बॉडीज़ को रिपेयर, रेनोवेट और रिस्टोर करने में हेल्प की। उसके बाद भारत निर्माण के तहत इरिगेशन पोटेंशियल को 10 बिलियन हेक्टेयर्स तक बढ़ाने के प्रयास किए गए। उसके लिए काफ़ी मेजर और माइनर प्रोजेक्ट प्रपोज किए गए। उसके बाद 11th प्लान में 16 बिलियन हेक्टेयर्स का इरिगेशन पोटेंशियल का एक एम रखा गया। इसमें से 9 बिलियन हेक्टेयर्स मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को, जबकि 7 बिलियन हेक्टेयर्स माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को दिए गए। आगे अगर हम बात करें इरिगेशन की प्रॉब्लम्स की, तो हम देखेंगे कि इंडिया में रेनफॉल और वाटर अवेलेबिलिटी का स्पाशियल और टेम्पोरल वेरिएशन बहुत है, जिसकी वजह से बहुत सारा एरिया टोटली रेनफेड है और काफ़ी सारा एरिया बहुत कम रेनफॉल रिसीव करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि केवल 68% जो एरिया है, 68% टोटल एरिया जो है नेट जोन एरिया का, वो लो रेनफॉल एरियाज़ में आता है। तो इस तरह से रेन वाटर की हार्वेस्टिंग या वाटर का यूज़ बहुत कम हो जाता है, तो हमें इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। रेनफॉल के बाद अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि जो रिवर बेसिन्स हैं वो भी ज़्यादातर 50% जो वाटर अवेलेबल होता है वो गंगा ब्रह्मपुत्र कंट्रीब्यूट करता है। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है। दूसरी बात ये है कि इरिगेशन पोटेंशियल कितना टैप हुआ है और उसका कितनी पॉसिबिलिटी है, तो उसके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा गैप है। ये इसलिए है क्योंकि इंडिया के कैनाल सिस्टम्स की मेंटेनेंस बहुत ही पुअर है, सॉइल काफ़ी डिग्रेडेड है, पार्टिसिपेटरी वाटर मैनेजमेंट नहीं है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तीसरी हमारी सबसे बड़ी परेशानी जो आती है हमारे को,
वो है कि सरफेस वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग बढ़ जाती है और फिर जो भी हमारे इरिगेशन कैनाल्स हैं ये सब, उन सब में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम देखें ग्राउंड वाटर की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इरिगेशन ग्राउंड वाटर की हेल्प से ही होता है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ग्राउंड वाटर का मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा डीप अगर हम उसमें बोरिंग करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो वाटर टेबल है वो डिटोरिएट होती है। उसके बाद अगर हम बात करें इरिगेशन एफिशिएंसी की तो वो बहुत ही कम है, जनरली 25 से 35% तक रहती है और एक्सेप्शनल केसेस में अगर बढ़ जाए तो 40 से 45% ही जा पाती है। और उसके बाद एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और फाइनली वाटर की अवेलेबिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इन सब को हम किस तरह से पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट किस तरह से हेल्प कर सकता है, तो हम उसकी बात करते हैं। पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि इरिगेशन मैनेजमेंट में किस तरह से फार्मर्स को पार्टिसिपेट करा जाए। तो ये पार्टिसिपेशन फार्मर्स का हो सकता है प्लानिंग में, डिज़ाइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में, ऑपरेशन में, मेंटेनेंस में, फाइनेंसिंग में, गवर्नेंस में, मॉनिटरिंग में। तो इस तरह से फार्मर्स के पार्टिसिपेशन से इरिगेशन सिस्टम हेल्दी रहता है और ज़रूरत के हिसाब से जितना भी हमें इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जबकि वो पार्टिसिपेटरी होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी बड़ा हो सकता है। काफ़ी जगह पर पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट से इरिगेशन मैनेजमेंट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इरिगेशन मैनेजमेंट ट्रांसफ़र का मतलब है कि गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का ट्रांसफ़र किया जाए। कहाँ से? गवर्नमेंट से ट्रांसफ़र किया जाए वाटर यूज़र एसोसिएशन को। इंडिया में इरिगेशन मैनेजमेंट ट्रांसफ़र अभी तक माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया है। तो ये वाटर यूज़र एसोसिएशंस क्या हैं? ये वाटर की रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। आगे अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स के बारे में तो PIM का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ओनरशिप प्रोवाइड करेगा वो। लाइक अगर फार्मर्स खुद पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें सेंस ऑफ ओनरशिप आएगी कि ओके ये हमारा काम है। उससे क्या होगा? सर्विस इम्प्रूव होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का यूज़ ऑप्टिमम हो पाएगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा सारे फार्मर्स को और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी तो ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी ही होगी। तो हम जानते हैं कि वाटर यूज़र एसोसिएशन है क्या। वाटर यूज़र एसोसिएशन जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका ज्यूरिसडिक्शन 500 से 750 हेक्टेयर्स के बीच आने वाले माइनर प्रोजेक्ट्स में होता है। इसका मैनेजमेंट में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और सेक्रेटरी के साथ साथ 5 मेंबर्स आ जाते हैं और सारे फार्मर्स भी इसके मेंबर्स होते हैं। स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, कमांड एरिया डेवलपमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हर डिपार्टमेंट में से एक एक मेंबर नॉमिनेट होता है। अगर हम बात करें इसकी लीगल फ्रेमवर्क की तो क्योंकि वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट के थ्रू होता है और यूनियन गवर्नमेंट एज अ फैसिलिटेटेड का रोल प्ले करती है। बाकी कंट्रीज़ के आगे इंडिया में पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट का अडॉप्शन थोड़ा स्लो है, पर फिर भी हमने स्टेट्स की वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन डेवलपमेंट और सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग PIM के काफ़ी डिफरेंट मॉडल्स ट्राई किए हैं। स्टेट्स के जो लॉ हैं वो एसोसिएशंस को लीगल राइट देते हैं मैनेजमेंट और उसके यूज़ के लिए। तो वाटर का मैनेजमेंट और वाटर के यूज़ के लिए स्टेट के जो लॉज हैं वो एसोसिएशंस को राइट देते हैं। इसके अलावा एक और एग्रीमेंट होता है इंपॉर्टेंट जिसका नाम है ट्रांसफ़र एग्रीमेंट। वो एक्चुअली एक MOU है इरिगेशन डिपार्टमेंट और वाटर यूज़र एसोसिएशन के बीच का। तो उस MOU में टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि किस और डिटेल्स हैं कि और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह से क्या क्या
किसको मिलेंगी, मतलब किस तरह से ट्रांसफ़र होंगी, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये सब है। तो इस तरह से पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट को अब काफ़ी स्टेट्स ने अप्लाई किया है। और इसकी अगर हम प्रोग्रेस की बात करें तो इंडिया में पीआईएम ने 2 अप्रोचेस फॉलो की इसको इम्प्लीमेंट करने की। एक थी लेजिस्लेटिव अप्रोच, दूसरी थी मोटिवेशनल अप्रोच। तो लेजिस्लेटिव अप्रोच फॉलो की गई आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, जबकि मोटिवेशनल अप्रोच फॉलो करके पीआईएम अप्लाई किया किसने? गुजरात और महाराष्ट्र ने। तो पीआईएम ने अराउंड अभी तक 17 मिलियन हेक्टेयर्स का एरिया कवर किया है। वन टाइम फंक्शनल और वन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट दिया गया। 99 प्रायोरिटाइज सेक्टर्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। पीआईएम की हेल्प से इरिगेशन इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी और यील्ड को भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसे अच्छी तरह से अप्लाई किया जा सकता है वाटर के और फाइनली फूड सिक्योरिटी को हेल्प करने के लिए। तो इसमें अगर और भी ज़्यादा हमारे को इसका अच्छा इफ़ेक्ट देखना कि अगर हम चाहें तो वो तब आएगा जब फार्मर्स खुद अपनी तरफ से इसमें इन्वॉल्व होंगे। मतलब आप ज़बरदस्ती फार्मर्स को नहीं ला सकते, तो जब वो खुद उसमें इन्वॉल्वमेंट अपना इम्प्रूव करेंगे तो पीआईएम का इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसी तरह से ये लेक्चर आज का समाप्त होता है। आगे हम महात्मा गांधी नरेगा की बात करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।